हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आपको थ्योरी पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। हम कर रहे हैं सीए इंटर की कॉस्टिंग सब्जेक्ट की थ्योरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पर डल चुकी है, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। स्टूडेंट ने काफ़ी लाइक किया कि सर आप डिटेल में कवर करा रहे पूरी की पूरी थ्योरी, और मैं अपने इस एफर्ट को कंटिन्यू रखूँगा। बस आप वीडियो को लाइक करें, उसके नीचे कमेंट करके ये बताएं कि क्या आपको पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है। इसके अंदर हम सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसे कवर करेंगे 100%। ऑल इंपॉर्टेंट थ्योरी कवर होगी इसके अंदर, और ये हम पढ़ रहे हैं स्टडी मैट से। स्टडी मैट आपके पास होगा ही, तो चलिए स्टडी मैट निकाल लीजिए। आपका पेज नंबर 1.7, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेज नंबर 1.7, चैप्टर नंबर 1 है आपका ये, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेज नंबर 1.7। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। कैटेगरी ए क्वेश्चन है ये, कैटेगरी ए क्वेश्चन। इस प्रकार की थ्योरी क्वेश्चन की एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, समझ लेना बहुत ही फायदेमंद रहेगा एग्जाम के अंदर। जैसा कि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कॉस्टिंग में थ्योरी जो होती है सी इंटर लेवल पर, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट करती है स्टूडेंट को। 20 नंबर की थ्योरी एग्जाम में आती है, तो 20 नंबर की थ्योरी अगर आपने पहले से तैयार कर रखी है तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। 20 नंबर की थ्योरी एग्जाम में लिखने के बाद आपको जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, जो मनोबल में आपके इंक्रीमेंट होगा, उसकी बराबरी कोई चीज नहीं कर सकती। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और एग्जाम में जब भी आएगा 5 नंबर का आएगा। ध्यान रखना 5 नंबर का। 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 पॉइंट है। कोई से भी 5 पॉइंट एग्जाम में लिख देना, पूरे के पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक बात है। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब आपको मैंने बताया था, जो भी कॉस्ट है उसकी अकाउंटिंग करना, उसे लिखना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब क्या है, कॉस्ट इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग से लो और इसके बेस पर डिसीजन लो। देखो जहां पर मैनेजमेंट शब्द आ गया वहां पर डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे घर के अंदर अगर हम देखें तो माता जी क्या है, कॉस्ट सेंटर, वो क्या करती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग वो क्या करती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। और पिताजी क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं, यानी वो मैनेजमेंट सेंटर है। बेसिकली वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। जैसे मान लो आपकी मदर ने डेटा रखा कि इस महीने रेंट पे इतना पैसा दिया, फॉर एग्जांपल किसी की मदर ने रेंट में इतना पैसा लग गया जी, फूड में इतना पैसा लग गया जी, मेडिसिन में इतना पैसा लग गया जी, बच्चों की एजुकेशन में इतना पैसा लग गया जी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग। इन इंफॉर्मेशन को लिखने को बोलते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सेम काम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है। हर छोटे खर्चे को रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। मटेरियल कितने का खरीदा, कितना कंज्यूम किया, कितना क्लोजिंग स्टॉक के रूप में पड़ा हुआ है, कितने लेबर आवर्स यूटिलाइज हुए, लेबर को कितनी पेमेंट की, ओवरहेड का कितना खर्चा हुआ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का कितना खर्चा हुआ, मार्केटिंग कॉस्ट कितनी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी, कितनी यूनिट सेल करी, ये भी डाल देते हैं कॉस्ट शीट के साथ में ताकि प्रॉफिट को निकाल सके। तो ये क्या, आपकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। और ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, जो कॉस्ट से संबंधित है। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या, जब पिताजी को पता लगता है कि भाई ये सारे खर्चे हैं, तो वो चेक करते हैं कि यार बजट से ऊपर निकल गया मामला, तो अब वो कुछ एडजस्टमेंट करेंगे इसके अंदर। हो सकता है कि वो बोले इस घर, ये घर जो हमने रेंट पे ले रखा है, इस घर को हम खाली कर देते हैं, एक पास में सोसाइटी है, वहां पर कम रेंट में आपको लगभग ऐसा ही घर मिल जाएगा, तो क्यों ना वहां पर हम शिफ्ट कर लें। तो पिताजी ने क्या करा, जो डेटा माताजी ने बताया था उसके बेस पर एक डिसीजन लिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। माताजी ने बताया कि बच्चे की एजुकेशन की फीस इतनी, स्कूल में इतनी फीस आ रही है इसके। पिताजी को लगा यार स्कूल में फीस तो जा रही है, बट इससे बेहतर वाला स्कूल इससे कम फीस पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो उसने सजेशन दिया, उन्होंने, रेस्पेक्टफुली बात करेंगे, उन्होंने सजेशन दिया किसको, मदर को,
कि बच्चे को इस स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में भर्ती करा देते हैं, वहां पर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी कम कॉस्ट पर। तो पिताजी ने फिर से क्या किया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी जो इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से मिली थी उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके डिसीजन लिया। यही काम कंपनी के अंदर भी होता है। टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के व्यक्ति को बुलाते हैं, हाँ जी कॉस्ट अकाउंटेंट साहब इधर आओ, ये बताओ प्रोडक्ट ए की एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आता है, प्रोडक्ट बी की एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आता है, प्रोडक्ट सी की एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आता है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट साहब क्या करेंगे, फटाफट से निकालेंगे अपनी कॉस्ट शीट। सर इसमें आता है 5 रुपए पर यूनिट, इसमें आता है 10 रुपए पर यूनिट और इसमें आता है 15 रुपए पर यूनिट। नमस्ते कॉस्ट अकाउंटेंट साहब, मिल गई इंफॉर्मेशन। अब मार्केट से कंपेयर करेंगे कि प्रोडक्ट ए बी और सी मार्केट में किस रेट पर बिक रहा है, उसके बेस पर अपना सेलिंग प्राइस तय करेंगे। उदाहरण के लिए अगर प्रोडक्ट ए 5 का है, सॉरी कॉस्ट 5 रुपए लग रही है, बी में कॉस्ट 10 रुपए और सी में कॉस्ट 15 रुपए, यह है आपका प्रोडक्ट ए बी और सी। और सपोज करो मैनेजमेंट हर यूनिट पर 1 रुपया कमाना चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि 1 रुपए का प्रॉफिट हो। अब बताओ इस रूल के हिसाब से प्रोडक्ट ए मार्केट में कितने का बिकना चाहिए, 6 रुपए का, प्रोडक्ट बी 11 रुपए का, प्रोडक्ट सी 16 रुपए का। जब टॉप मैनेजमेंट के व्यक्तियों ने मार्केट में पता किया कि जाओ 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 पता करके आओ कि प्रोडक्ट ए बी और सी मार्केट में किस रेट पर बिक रहा है, तो ये काम किसका है। अब सोच के बताओ। कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को गैदर करके मैनेजमेंट के पास लाता है। इसके लिए सर्वे करते हैं, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को चेक करते हैं, कितने का बेच रहा है, कितनी यूनिट बेच रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है। मार्केट में जाके जो इंफॉर्मेशन मिली उसके बेस पर मैनेजमेंट को यह पता लग गया कि प्रोडक्ट ए मार्केट में 7 रुपए का बिक रहा है, प्रोडक्ट बी 10.5 रुपए का बिक रहा है और प्रोडक्ट सी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। अब बताओ क्या इस इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट के डिसीजन पर इंपैक्ट पड़ेगा? आंसर इज यस, पड़ेगा। मैनेजमेंट को पता लगा कि हम तो 6 रुपए में बेचना चाहते थे, मार्केट में 7 रुपए का बिक रहा है, तो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि इसको 6 का नहीं 6.5 का बेचेंगे। इससे फायदा क्या हुआ, कॉम्पिटिटर से प्राइस भी कम है, प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया। लेकिन प्रोडक्ट भी 11 रुपए में नहीं बेच सकते क्योंकि 10 रुपए कॉस्ट है और 6.5 का मार्केट में सेलिंग प्राइस है, तो 11 रुपए के अंदर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक सकता क्योंकि 10.5 रुपए में ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो कंपनी को रखना पड़ेगा वो 10.5 रुपए, ये मानते हुए कि दोनों के फीचर सेम है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिटर का जो प्रोडक्ट है, दोनों से मिलने वाली क्वालिटी सेम है, तब मैक्सिमम कितना सेलिंग प्राइस रख सकते हो, 10.5 रुपए। अच्छा सी में तो मैनेजमेंट राजा है, मार्केट में कंपटीशन ही नहीं है, तो 16 रुपए क्यों रखो, 20 रुपए रख दो। तो ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, कॉस्ट डेटा को रिकॉर्ड करना, प्रॉपरली अकाउंट करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को लो, बाकी सारी इंफॉर्मेशन को लो और एक डिसीजन मेकिंग करो। तो बेसिक डिफरेंस आप जान गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है नेचर, तो ये है क्वांटिटेटिव और ये है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। डिफरेंस कहां पर है, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट डेटा क्वांटिटी के टर्म्स में होता है, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की, पर यूनिट कितनी कॉस्ट आई। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्वालिटी एस्पेक्ट पर भी ध्यान दिया जाता है कि प्रोडक्ट ए की क्वालिटी कॉम्पिटिटर की क्वालिटी से बेहतर है या बराबर है। तो मैनेजमेंट में डिसीजन लेते वक्त कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके डिसीजन लिया जाता है। तो क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। जैसे पिताजी अगर बोलें कि यार फूड कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, तो वो चेक करेंगे कि फूड कॉस्ट कम करने पे कहीं खाने की क्वालिटी तो कम नहीं हो रही, कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन।
तो इसलिए क्या है, वो ध्यान देंगे इस बात पर कि फूड कॉस्ट में कमी तो करनी है, बट इस बात को भी इंश्योर करना है कि क्वालिटी में कोई कमी ना आ जाए। तो यह है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट डेटा को रिकॉर्ड करना और कम्युनिकेट करना टॉप मैनेजमेंट को। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है? डिसीजन मेकिंग। थर्ड, एरिया। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेशन से डील करता है। एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई या एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर एस्टिमेशन। प्रेजेंट एंड फ्यूचर एस्टिमेशन। अच्छा, जो ये फ्यूचर एस्टिमेशन है किसके बेस पे हो रहा है? पास्ट डेटा के बेस पे। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप इसके कंपैरिजन में बड़ा है। वहां पर एरिया कोई भी हो सकता है, प्लानिंग करनी है, बजट बनाना है, टैक्सेशन के बारे में डिसीजन लेना है। एग्जांपल के लिए, प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करेंगे तो प्रॉफिट पर इतना टैक्स देना होगा, अगर प्रोडक्ट को दुबई में लॉन्च करेंगे वहां पे तो टैक्स है ही नहीं, और ये एक्सपोर्ट में काउंट होगा, तो वहां पर सेलिंग प्राइस डिफरेंट रख सकते हैं, वहां की मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। तो ये डिसीजन। चौथा पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। कॉस्ट शीट के अंदर दो प्रकार के डेटा की रिकॉर्डिंग की जाती है। एक तो होता है प्रेजेंट, पर यूनिट कितनी कॉस्ट आई। दूसरा होता है पास्ट डेटा के बेस पर फ्यूचर का एस्टिमेशन करना, वो भी आता है इसी के अंदर, हालांकि स्टडी मैट में लिखा नहीं है वो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की बात करती है। फ्यूचर मींस डिसीजन मेकिंग। देखो, इंफॉर्मेशन तो कोई भी दे देगा, उसके बेस पर सही डिसीजन लेने वाले को क्या बोलते हैं हम? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब बात करते हैं डेवलपमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डेवलपमेंट है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर किस चीज को रिकॉर्ड करें, किसको रिकॉर्ड ना करें, ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री की फंक्शनिंग के ऊपर, इंडस्ट्री के नॉर्मल कल्चर के ऊपर। एग्जांपल के लिए, एक इंडस्ट्री जो बुक्स प्रिंट करके देते हैं, जहां से हम बुक बनवाते हैं, आपको बुक्स मिलती होंगी, तो उन बुक्स को जो बनाते हैं वो ये मानते हैं कि बुक बनाते वक्त 2%, 1% या 1.5% का पेपर वेस्टेज होगा ही होगा। तो ये क्या है? नॉर्मल लॉस। तो जो डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। यहां पर 1%, 1.5% और 2% को मानते हैं नॉर्मल लॉस, इतना पेपर तो वेस्ट होगा ही। लेकिन हो सकता है कोई और इंडस्ट्री हो, वहां पर नॉर्मल वेस्टेज ज्यादा हो, 5%। 5% को क्या मान रहे हैं वो लोग? नॉर्मल लॉस। अच्छा, 5% अगर यहां पे हो गया तो बुक मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर तो क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। एक्स्ट्रा लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेवलपमेंट ये डिपेंड करती है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। कहने का मतलब यार ये है कि अगर मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करोगे, अगर कंपनी मार्केट को ऑब्जर्व ना करे, इस बात को ना देखे कि आखिर मार्केट पे क्या बदलाव आ रहे हैं, और उन बदलावों को अगर वो चूज ना करे, उन बदलावों को अगर कंपनी एब्जॉर्ब ना करे, तो कुछ ही समय बाद ये कंपनी मार्केट से आउट होने की संभावना है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन लेने का दायरा डिपेंड करता है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां पर ये कंपनी काम करती है उसके आसपास क्या इन्वायरमेंट है, उसके आसपास कस्टमर कैसा है। अगर बात करूं पाकिस्तान की, पाकिस्तान में अगर कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी बेचती है तो वो प्राइस सेंसिटिव मानती है पूरी मार्केट को, कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो गरीब है, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं वो ज्यादा है, वहां की 70% करीबन पॉपुलेशन, मतलब अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, वो गरीबी रेखा के नीचे आती है। तो वहां पर जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो क्या मानेंगे कि ये पूरी की पूरी मार्केट है प्राइस सेंसिटिव। तो वो क्या बोलेंगे कि अगर यहां पर कॉम्पीट करना है तो प्राइस कम करो। लेकिन अगर वही कंपनी इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, तब गरीबी रेखा के नीचे तो यहां पर भी लोग हैं, बट यहां पर एज कंपेयर टू पाकिस्तान कम लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो यहां पर हो सकता है कि कंपनी ड्यूल प्राइसिंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट करे, यानी अपने प्रोडक्ट को दो अलग अलग प्रोडक्ट में तोड़ दे, एक गरीब के लिए, एक मिडिल क्लास और अमीर के लिए। उदाहरण के लिए बात करता हूं, कंपनी आईटीसी, शायद आपने अभी नाम ना सुना हो क्योंकि आप सीए इंटर लेवल के स्टूडेंट हैं, कोई गलत बात नहीं है, पहली बार सब लोग सुनते हैं। आईटीसी कंपनी का एक बिस्किट आता है पार्ले जी,
नाम सुना होगा आपने। इसके अलावा बहुत सारे बिस्किट आते हैं इस कंपनी के। पार्ले जी बिस्किट कितने का आता है? 5 रुपए का आता है जहां तक मैं समझता हूं, छोटा वाला पैकेट। बीच में इन्होंने 2 या 3 रुपए का पैकेट भी लॉन्च किया था। तो आईटीसी का ये वाला जो पैकेट है, ये स्पेसिफिक जो व्यक्ति गरीब है उनकी कंजप्शन के लिए कंपनी ने बनाया है। कंपनी इसमें प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती, कंपनी इसके अंदर प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती। ये वाला प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने इसलिए लॉन्च कर रखा है कि आईटीसी कंपनी का नाम पूरे इंडिया में जगमगाता रहे। लॉकडाउन के टाइम पर इनकी पार्लेजी बिस्किट की सेल बढ़ गई। रीजन वही था, मार्केट में कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा, हर जगह दुकानें बंद हैं, शॉप बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, सबको डर है कोरोना का। बट पार्लेजी आराम से मिल रहा है, उसी रेट पे मिल रहा है, कोई ह्यूमन टच नहीं है, बिस्किट ऑटोमेटेड मशीन से बनता है, इनकी सेल बढ़ गई। तो जो डिसीजन मेकिंग वो डिपेंड करती है इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ये धीरे धीरे इन्वॉल्व होता रहता है। कल को मान लो इंडिया के अंदर गरीबी खत्म हो गई तब, तो पार्लेजी बिस्किट अब कोई खरीदने वाला है ही नहीं। अब लोग खरीदेंगे महंगे बिस्किट जिनमें और ज्यादा क्वालिटी हो। तो हो सकता है आज के 50 साल बाद या 100 साल बाद कंपनी पार्लेजी बिस्किट को बनाना बंद कर दे। अगला पॉइंट, रूल्स एंड रेगुलेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, अकाउंट्स कैसे बनाएं, गाइडलाइंस होती हैं, उसी प्रकार से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोई रूल्स रेगुलेशन है? मोटे तौर पे नहीं। बस हाँ आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि कोई इलीगल काम ना कर दो, आप सब काम लीगली करो। जैसे कंपटीशन को अगर मार्केट से आउट करना है तो आप लीगली कॉम्पीट करो, उसको बैन मत कर दो, उसको मार मत दो। ये इलीगल तरीका हो जाएगा कंपटीशन को मार्केट से आउट करने का। तो ये क्वेश्चन का आंसर पूरा हो चुका है। अगले पेज पर आ जाओ, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यह क्वेश्चन भी कैटेगरी ए वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर आया, कितने का आएगा? 5 मार्क्स। इसमें कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट। कोई भी 5 पॉइंट आप एग्जाम में लिखो, पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अगर एक आध पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो लिख सकते हो, बट 5 पॉइंट लिखो तो बेहतर है। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग की तो बहुत सारी बातें भी हमने की जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंस को ढूंढ रहे थे। देखा, हम डिफरेंस ढूंढ रहे हैं। डिफरेंस को ढूंढने के बाद परख पाना आसान हो जाता है कि ये क्या है और ये क्या है। जैसे मेरे हाथ में 2 पेन है, मैं आपको बोलूं दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस बताने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये पेन तो पेपर पे लिखेगा और ये पेन सॉफ्टवेयर पे लिखेगा। तो दोनों की अलग अलग यूटिलिटी है, कहने के लिए दोनों ही पेन है। उसी प्रकार से यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? आप क्लास 11 से करते आ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बताइए जरा, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या। इसमें क्या बनाते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए। जी हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। यानी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई, या फिर अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी। अच्छा, कितनी आएगी हम ये क्यों जानना चाहते हैं? ताकि जब एक्चुअल प्रोडक्शन करें तो प्रोडक्शन मैनेजर को बोल दें कि मटेरियल ठीक से इस्तेमाल करना। अगर गलत मटेरियल गलत तरीके से इस्तेमाल किया या ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया, मतलब ज्यादा वेस्टेज करी और पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई प्रोडक्शन मैनेजर साहब, तो आपकी सैलरी में कट लगा देंगे, आपको कंपनी से टाटा बाय बाय कर देंगे, दूर से राम राम। परचेज मैनेजर को बोल देंगे, देख भाई परचेज मैनेजर,
मटेरियल 5 रुपए पर यूनिट मार्केट से मिलना चाहिए। अगर इससे कम में लेकर आए, इससे कम में परचेज किया आपने, तो आपको मिलेंगी तारीफें, सैलरी में इंक्रीमेंट, इंसेंटिव, वाह वाह, तालियां। और जो अगर आप महंगा लेकर आए तो आपको पड़ेंगी गालियां। तो परचेज मैनेजर की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो जाएगी, प्रोडक्शन मैनेजर की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो जाएगी। इसको बोलते हैं केपीआई। क्या बोलते हैं इसे? केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कोई भी काम करने से पहले आपको केपीआई पता होना चाहिए, तभी तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके ये जान पाओगे आपने बेहतर काम किया या आपने बेकार काम किया, आपने बेहतर काम किया या आपने बेकार काम किया। तो कॉस्ट शीट में कॉस्ट को एस्टिमेट करने का पर्पस ये होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें या फिर कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर सकें। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब आइए पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को निकालना। एंटिटी ने कितना प्रॉफिट कमाया, किस क्वार्टर में, किस साल में। और कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। यहां पे क्या लिखा है? फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड हेल्प डिसीजन मेकिंग। यहां पर हेल्प शब्द अगर हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में डिसीजन नहीं लेती। कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डिसीजन लिया जाता है। दूसरा है आपका नेचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की जा सकती है। ये बात आपने 11वीं 12वीं और सीपीटी के अंदर अच्छे से पढ़ी होगी कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। दो वर्कर के बीच में झगड़ा हो गया, बात तू मैं पर उतर आई, फैक्ट्री के अंदर हाथापाई हो गई, एक मशीन खराब हो गई, एक एम्प्लॉय मशीन के ऊपर जाके गिर पड़ा, मशीन का बटन टूट गया, मशीन का कोई नटबोल्ट ढीला हो गया। तो क्या इस बात को आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहीं दिखाते हो? कहीं नहीं आती ये बात। इसका इंपैक्ट आप दिखा देते हो, हाँ प्रोडक्शन कम हुआ, हाँ खर्चा बढ़ गया। तो कुल मिला के बात यह है कि यहां पर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन दिखाई जाती हैं जिन्हें आप मॉनेटरी टर्म्स में दिखा सको। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? यहां पर ही वही बात है, बट यहां पर क्या है? यहां पर सिर्फ कॉस्टिंग की बात होती है, खर्चे की, जबकि फाइनेंशियल के अंदर खर्चा प्लस सेल दोनों की बात होती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री करेंगे, बट इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री कॉस्ट शीट में नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। यहां पर ही टाइम की बात कर रहा है, तो ये रिकॉर्ड करता है हिस्टोरिकल डेटा, कितना सैलरी पे किया, कितना मटेरियल कंज्यूम किया, और यहां पर हिस्टोरिकल एज वेल एज एस्टीमेट। मैंने बताया ना आपको, कॉस्ट शीट का इस्तेमाल हम एस्टीमेट के लिए भी करते हैं, कितना खर्चा आएगा। एग्जांपल के लिए ये जो बिल्डर्स लोग होते हैं ना, जो बिल्डर होते हैं, जमीन खरीद के 20 मंजिला इमारत बना के बेचते हैं, ये पहले एस्टीमेट करते हैं कि 20 मंजिला इमारत को बनाने में कितना समय लगेगा, कितना पैसा, कितना मटेरियल, कितनी लेबर, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये आइडिया लगाते हैं कि यार पर फ्लैट कितनी कॉस्ट पड़ेगी। उसके बाद अपना डिजायर्ड प्रॉफिट उसमें ऐड करके मार्केट में प्राइस अनाउंस कर देते हैं। तो उन्होंने क्या करा? एस्टीमेट किया। बेसिकली उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया एस्टीमेट करने के लिए। अगला पॉइंट है यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन आती है ना, प्रॉफिट कितना कमाया, कंपनी के पास कितना कैश पड़ा है, कंपनी के पास कितना बैंक बैलेंस है, कंपनी ने कितने का लोन ले रखा है, इन सब बातों की जानकारी किस किस को चाहिए? नंबर 1 शेयर होल्डर, कंपनी के मालिक, क्रेडिटर जो कंपनी को उधार देता है अपना सामान, और गवर्नमेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये कौन आ गए? फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करके, उसकी बैलेंस शीट को चेक करके ये पता लगाते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना फायदेमंद होगा। आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा। किसी भी कंपनी का ओनर बनना बड़ा ही आसान है।
किसी भी कंपनी का ओनर बनना बड़ा ही आसान है। उस कंपनी का एक शेयर जाके आप खरीद लो तो एक शेयर की जो हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी के बराबर आप कंपनी के ओनर बन गए हो। लेकिन सवाल यह है, बिजनेस तो बहुत सारे हैं, कौन सा बिजनेस भविष्य में खेलेगा, मोटा मुनाफा कमा के देगा? ऐसे बिजनेस को आइडेंटिफाई करना, इसके लिए क्या चाहिए? एनालिटिकल स्किल, डिसीजन मेकिंग पावर, सोचने समझने की क्षमता। ये कहां से मिलेगी आपको? सीए कोर्स से। तो ये काम कौन करते हैं? फाइनेंशियल एनालिस्ट। और आपको बता दूं, इनकी सैलरी लाखों में नहीं होती, इनकी सैलरी करोड़ों में होती है। 10 साल अगर ये काम कर लें तो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, करोड़ों रुपए। तो आपको इस फील्ड पर भी ध्यान देना चाहिए भविष्य में सीए बनने के बाद। तो एक तरीके से ये ग्रूमिंग सेक्टर है, तो फायदा होगा। तो यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज कौन करता है? मेनली इंटरनल मैनेजमेंट, है ना, वही तो होगा इसका इस्तेमाल। कितने की बनेगी यूनिट, कितनी कॉस्ट पड़ी पर यूनिट, बाहर के व्यक्ति क्या करेगा इसकी जानकारी लेकर। 5वां पॉइंट है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कॉस्ट एंड प्रॉफिट का एनालिसिस सेगमेंट वाइज कर सकते हैं या एज ए होल कर सकते हैं। एक कंपनी के मल्टीपल सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट मतलब उनका एरिया। जैसे अगर मैं आईटीसी कंपनी की बात करूं तो आईटीसी कंपनी के होटल्स भी हैं और इनके एफएमसीजी प्रोडक्ट भी हैं, जैसे बिस्किट, आटा, है ना, तो खाने पीने के आइटम भी हैं और होटल्स भी हैं। तो सिगरेट, तो अलग अलग सेगमेंट है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का जजमेंट सेगमेंट वाइज भी कर सकते हैं और चाहे तो कलेक्टिवली कर सकते हैं। अच्छा, और कॉस्ट अकाउंटिंग वाले में इट प्रोवाइड्स कॉस्ट डिटेल्स फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, अच्छा, सीए बनने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट है आपका? अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह और अच्छी जिंदगी। कुछ और भी अगर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो सीए करने का ऑब्जेक्टिव आपका ये है। अच्छा, कॉस्ट का ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, वहां मैंने बोला ऑब्जेक्टिव, यहां बोला कॉस्ट का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, तो किस ऑब्जेक्टिव के लिए कॉस्ट निकाल रहे हो वही कॉस्ट का ऑब्जेक्ट है। मान लो मेरी ये कंपनी है जो कार की मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में बेचती है, तो बताओ मैं क्या इंफॉर्मेशन चाहता हूं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से? कॉस्ट पर कार। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कार की कॉस्ट को निकालवाना। तो कार इज द ऑब्जेक्ट फॉर विच कॉस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका टाइम पीरियड। फाइनेंशियल अकाउंट्स नॉर्मली 1 साल के बनते हैं, वैसे तो क्वार्टरली भी बनते हैं, लेकिन यहां पे लिखा यूजुअली फॉर ए ईयर। कंपनीज क्वार्टरली भी अपना प्रॉफिट अनाउंस करती हैं। अच्छा, और कॉस्ट अकाउंटिंग भाई जब मन करे तब बनाओ, जब मन करे तब, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है इसके ऊपर इस प्रकार का कि कब बनाना है, आपकी जब इच्छा करे तब बनाओ। कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, निकालो कॉस्ट एस्टिमेट, कितना खर्चा आएगा, आपका जब मन करे। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अच्छा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का फॉर्मेट है ना बैलेंस शीट का, आपको पता होगा। हाँ, तो यहां पर तो एक सेट फॉर्मेट है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। अगर मैं कॉस्ट शीट को छोड़ दूं तो बाकी ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। बहुत सारे बनते हैं स्टेटमेंट कॉस्ट के अंदर भी, बहुत सारे। तो सिर्फ कॉस्ट शीट है जिसका एक फॉर्मेट है, बाकी किसी का फॉर्मेट ही नहीं है। मान लो मेरे पास 2 ऑप्शन है कि ये पेन खुद से बनाकर बेचूं या मार्केट से खरीद कर बेचूं। और मार्केट से कहां से खरीदूंगा मैं? इंडिया से ना, इंडिया के बाहर से सस्ता मिलेगा ना मेरे को, तो वहां से खरीद कर, यानी कि वहां से इंपोर्ट करके बेचूं या खुद से बनाऊं। तो अब क्या बनेगा? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन। तो ये बना दीजिए मैंने, ये लो, यहां पर आ गया मैन्युफैक्चरिंग और यहां पर आ गया बाइंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करें
या बाहर से खरीद के सेल करें। तो यहाँ पे मैं सारे खर्चे लिखते जाऊंगा, यहाँ पे निकालूंगा टोटल, ऐसे मैं यहाँ पे करूंगा। यहाँ पे भी तो खर्चे होंगे ना, इंपोर्ट करा, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट के ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सारे खर्चे। तो ये जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया ना, ये मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मेट है, मेरी मर्जी में ऐसा बनाऊंगा। तो कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है इसको बनाने का। तो इसलिए कहते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। तो सातों के सातों पॉइंट हमने पढ़ भी लिए, समझ भी लिए विद एग्जाम्पल। एग्जाम में आगे तो क्या करना है, 5 पॉइंट कोई से भी आप लिख दो, बात बन जाएगी आपकी। आगे चलते हैं। अब रोल्स एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल है, एक बार पढ़ लेना बस। ये कैटेगरी सी वाला क्वेश्चन है। यूजर्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी हमने बहुत कर लिया डिस्कस। एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन कौन है भैया, मैनेजर है और ऑपरेशनल स्टाफ है और एम्प्लॉयज है। यार बात तो एक ही है, मैनेजर कहूं, ऑपरेशनल स्टाफ कहूं, एम्प्लॉय कहूं, लगभग बात तो वही हो गई, क्योंकि मैनेजर भी क्या होता है, एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय क्या हो सकता है, मैनेजर। तो एक ही पॉइंट को 2 बार क्यों लिखूं। तो ये क्वेश्चन कैटेगरी सी है, एग्जाम में आने के बहुत ही कम चांसेस। एक्सटर्नल यूजर कौन कौन है इसके, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ये क्यों, हाँ ये चेक करते हैं सब्सिडी देनी कि नहीं देनी है। अच्छा, टैरिफ क्या लगाना है, टैक्स क्या लगाना है, चेक करते हैं लोग। ऑडिटर, ये क्यों, कई बार करनी पड़ती है कॉस्ट ऑडिट अगर रिक्वायर्ड हो लॉ के अंदर। शेयर होल्डर्स जानकारी चाहते हैं, ये क्या एक कॉस्ट इंफॉर्मेशन थी, क्या डिसीजन लिया मैनेजमेंट ने। मैनेजमेंट से ऊपर होते हैं शेयर होल्डर, मैनेजमेंट क्या है, शेयर होल्डर के नीचे वाले लोग। शेयर होल्डर मतलब मान लो ओनर्स। तो मालिक मैनेजर्स के ऊपर नजर रखता है, क्या डिसीजन लिया, क्यों डिसीजन लिया। अगर प्रॉफिट हो गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लॉस हो गया तो, लॉस हो गया तो मैनेजर पकड़ लेंगे ये लोग, बताओ ये डिसीजन कैसे ले लिया। तो मैनेजर को बताना पड़ेगा, साहब ये इन्फॉर्मेशन मिली थी मेरे को और ये था मेरा मार्केट का सर्वे, इसके बेस पे लिया मैंने इन्फॉर्मेशन, तो मेरी इंटेंशन तो ठीक थी सर, गलती हो गई, नुकसान हो गया, क्या करें अब। तो अभी देखना शेयर होल्डर को, उसे छोड़ दें या सजा मिलेगी। क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स, जो लोग कंपनी को लोन देते हैं ना, ऐसे कभी अगर फ्यूचर के अंदर आपको कोई मौका मिले तो आप ये बात को नोटिस करना कि जो लोग बैंक के पास लोन लेने जाते हैं ना, तो बैंक उनसे पूछता है इस पैसे का आप क्या करोगे, कहां पर लगाओगे, अच्छा ये बनाओगे, हाँ कितना खर्चा आएगा, ये बिल्डिंग बनाओगे कितना खर्चा आएगा, यानी कॉस्ट इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल। इसेंशियल ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, क्या क्या बातें होना जरूरी है भाई, इंफॉर्मेशन मिले, सिंपल हो, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो, ऑथेंटिकेट हो, फर्जीवाड़ा ना हो, यूनिफॉर्मिटी हो, सेम फॉर्मेट बार बार फॉलो करो ताकि कंपैरिजन में आसान रहे, इंटीग्रेटेड, फ्लेक्सिबल, ट्रस्ट, मतलब इंफॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, ऐसा ना हो फालतू फंड की इंफॉर्मेशन दे दी। इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सिंपल है ये क्वेश्चन भी, कैटेगरी सी में आएगा, ये भी कैटेगरी सी वाला क्वेश्चन है। आइए अब करते हैं वो जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं बता दूं कि ये जो कॉस्ट यूनिट है ना, कॉस्ट यूनिट, तो आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम्पल आपके स्टडी मैट में दिया गया है ना, यही एग्जाम्पल एज इट इज उठकर एग्जाम में आया है। और कौन से एग्जाम में, नवंबर 2019, नवंबर 2019 में आया, कितने नंबर का, 5 नंबर का। बताओ 5 नंबर का एज इट इज, चैप्टर नंबर 1, स्टडी मैट का ये एग्जाम्पल उठकर एग्जाम में आ गया। इसे भी करेंगे अभी। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये मैंने बताया था आपको, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच ए सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड।
एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कंपनी फोन बनाती है, कंप्यूटर बनाती है, कार बनाती है, किताबें बनाती है, तो उसे अपने हर प्रोडक्ट के लिए अलग से कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी किस पर्पस के लिए कॉस्ट निकाल रहे हैं, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अगला है जी कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट, अच्छा कॉस्ट यूनिट मतलब क्या? कॉस्ट यूनिट मतलब कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट। भाई कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट लॉन्च करती है मार्केट में अपना, तो उसका एक प्राइस बताना पड़ता है कि भाई इतने प्राइस का आपको ये मिलेगा। वो प्राइस कैसा होता है? पर यूनिट बेसिस पर। जैसे मार्केट में गए, बोले जी पेन कितने का? उसने बोला 50 रुपए का। तो ये 50 रुपए क्या है? पर यूनिट। कार लेने गए, साहब कितने की ये कार? 8 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपए की। तो ये क्या है? पर यूनिट, यानी पर कार। इसे बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। ये यूनिट हर जगह डिफरेंट होती है, हर जगह डिफरेंट। कॉस्ट यूनिट हर जगह डिफरेंट होती है। जैसे आपने नोट किया होगा, कभी आपने इस बात को नोट किया होगा कि जब घर बनवाते हैं, आपने आसपास में, पड़ोस में, या अपने घर में भी देखा होगा कि जब कभी घर बनाते हैं, मतलब घर को बनवाते हैं और मार्केट से उसके लिए ईंट खरीद के लाते हैं, और जाके आप पूछो बताओ भाई ईंट का क्या रेट है जी, क्या प्राइस है? उसने बोला मान लो 500 रुपए। तो 500 रुपए क्या है? पर ईंट, पर 100, पर 100। तो वहां पर यूनिट क्या है? 100। यानी एक बार में 100 ईंटें तो खरीदनी पड़ेगी। हालांकि फिर वो 5 रुपए पर ईंट पड़ेगा, बट ऐसे मिलेगा नहीं। वो क्या बोलता है जी 500 रुपए का जी खत्ता, और 500 रुपए में कितनी ईंटें आती हैं जी? 100 आती हैं। प्राइस दे रहा हूं आपको 100 ईंटों का एक साथ। तो ये 100 ईंटें एक बार में क्या है? यूनिट। जैसे मान लीजिए आप होटल में गए, आपने पूछा रूम रेंट कितना, तो उसने बोला 5,000 रुपए। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है पर रूम पर डे। यानी एक रूम अगर एक दिन के लिए किराए पर लिया तो आपको 5,000 रुपए देने होंगे। तो पर रूम पर डे, इसको जोड़कर लोग बोल देते हैं पर रूम डे। तो ये पर रूम डे क्या है? एक यूनिट। समझ गए बात को? अच्छा, कभी आपने कभी कोई मूवी देखी हो जहां पर कोई हॉस्पिटल में गया हो और रेंट पूछा हो कि यहां पर बेड चार्जेस क्या है, तो मान लो उसने बोला 10,000। क्या मतलब है इसका? अब यहां पर यूनिट चेंज हो जाएगी। यहां पर है 10,000 रुपए पर बेड पर डे। यहां पे पर रूम नहीं, ध्यान देना जरा। होटल में क्या था? पर रूम। उस रूम में 2 लोग या 3 लोग भी रहने दिए जाते हैं। होटल का ओनर अलाउ करता है 2 लोग रह जाओ, 3 लोग रह जाओ। अगर 3 से ऊपर होंगे तो क्या बोलेगा? साहब एक और रूम ले लो ना, 2 रूम ले लो। मना कर देगा साहब ने। लेकिन हॉस्पिटल में बोलते हैं पर बेड पर डे, पर रूम नहीं बोल रहा। हो सकता है एक रूम के अंदर 5 बेड लगे हों, सबसे अलग अलग रेंट लेगा। तो पर बेड पर डे। अच्छा, बेड पर, एक बेड पर कितने पेशेंट होने चाहिए? सर एक बेड पर तो एक ही पेशेंट होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की ऐसी हालत हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक बेड पर आपको 2, 3, 4 पेशेंट भी मिल सकते हैं। तो ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में भी ऐसा हो कि एक बेड पर एक पेशेंट। अच्छा, बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। वहां पर तो होता ही है एक बेड पर एक पेशेंट। तो मैं इसको पर बेड पर डे ना बोलकर ऐसा बोल सकता हूं क्या? पर पेशेंट पर डे।
ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने के अंदर? पर पेशेंट पर डे, या फिर से बोल दूं पर पेशेंट डे। समझ में आई बात? तो ये पेशेंट डे क्या है? यूनिट। बात को समझ गए ना आप? तो ये है कॉस्ट यूनिट। एग्जाम में क्या आया? एग्जाम के अंदर उन लोगों ने प्रोडक्ट का नाम दे दिया, जैसे ऑटोमोबाइल, सीमेंट, केमिकल, पावर, स्टील, ट्रांसपोर्ट, गैस, और बोला इनकी कॉस्ट यूनिट बताओ। क्या बताओ? इनकी कॉस्ट यूनिट बताओ। ऑटोमोबाइल मतलब कार। जब आप कार डीलर के पास जाएंगे या कार के शोरूम में जाएंगे और उससे पूछेंगे कि भैया ये फलाना मॉडल कितने का आता है, तो जो प्राइस वो आपको बताएगा वो प्राइस एक कार का होता है। तो ये क्या है? पर कार। तो उसकी यूनिट क्या हो गई? पर कार, नंबर पर बेस्ड है। तो यहां पे लिखो पर ऑटोमोबाइल। समझ में आ गई जी बात? बस ये लिखा था एग्जाम के अंदर। अच्छा, सीमेंट। आप जाओ पूछो भाई सीमेंट क्या रेट लगाई जी? वो बोलता है मान लो 800 रुपए। तो 800 रुपए क्या है? पर बैग। उस बैग में 10 किलो करीब होती है मेरे ख्याल से, 10 किलो या 15 किलो ऐसे कुछ होती है। तो पर बैग। उसे बोलो सर मैंने तो 1 किलो का बोला था, वो भगा देगा, बोलेगा भैया पर बैग मिलती है यहां पर। जैसे पानी की बोतल आती है बिस्लरी कंपनी की 1 लीटर वाली, आप किसी शॉप पे जाओ उसे बोलो कि वो जरा पानी की बोतल देना, वो बिस्लरी वाली, उसने बोला हमारे 15 रुपए की। तो 15 रुपए क्या है? पर बोतल, यानी पर 1 लीटर। आप बोलो लेकिन मेरे को तो सिर्फ 100 ml चाहिए, मुझे तो 100 ml पीना है बस, वो भगा देगा। क्यों? उसकी यूनिट फिक्स है। बेसिकली ये क्या है? चार्जिंग यूनिट्स, जिसके बेस पर कस्टमर से पैसे लिए जाते हैं। समझ गए? फिर उसके बाद है केमिकल। तो पर किलोग्राम, ये पर टन भी रेट होता है इसका, पर लीटर भी होता है। तो एक प्रोडक्ट की मल्टीपल यूनिट भी हो सकती है, मल्टीपल यूनिट्स भी हो सकती है। तो पावर की पर किलोवाट आवर, स्टील की पर टन। अच्छा, ट्रांसपोर्ट, ध्यान देना जरा, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मैंने ओला से एक कार बुक की। मैंने ओला से एक कार बुक की। मैंने कहा यार एक कार चाहिए मेरे को मान लो 10 किलोमीटर ट्रैवलिंग करनी है, जाना है मुझे मान लो। तो मैंने कहा मुझे कार हायर करनी है। ओला पे मैंने डाला आगे कि हाँ जी कार अवेलेबल, मैंने बटन दबा दिया, कार बुक हो गई। तो बताओ जरा ओला कंपनी का चार्जिंग यूनिट क्या है? पर पैसेंजर। पर पैसेंजर, अगर पर पैसेंजर बोले तो गलत है, सोचो। हाँ, पर किलोमीटर। वो रेट लगाएगा पर किलोमीटर और मुझे एक एस्टीमेट दे देगा कि 10 किलोमीटर जाओगे इतने पैसे बनेंगे आप पे। अच्छा, अगर 10 के बदले 20 चला गया तो कोई बात नहीं, उस किलोमीटर के बेस पर रेट बढ़ जाएंगे टोटल में। मान लो 10 रुपए किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर कितने पैसे? 200 रुपए। अच्छा, अगर उसी कार के अंदर मैं अपने भाई को बैठा लूं कि यार तू भी चले मेरे साथ, तो क्या मेरा बिल दुगना हो जाएगा? क्या मेरा बिल दुगना हो जाएगा? नहीं, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट क्या है? किलोमीटर। उसे मतलब है गाड़ी के किलोमीटर से। अब उस गाड़ी में मैं बैठूं, संग में मेरा भाई बैठे, उसका एक दोस्त ही बिठा दूं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोलेगा भाई किलोमीटर के बस लूंगा जी मैं तो। अच्छा, अब बात करते हैं फ्लाइट की। मानो मेरा मन आया कि यार दिल्ली में रहते हैं, चलो बंबई में होके आते हैं, बंबई में किसी टीचर से मिलके आते हैं। तो दिल्ली से मैंने फ्लाइट बुक की बंबई के लिए। तो टिकट का प्राइस कैसे होता है? पर पैसेंजर। वहां किलोमीटर नहीं पूछेगा, बोलेगा दिल्ली से मुंबई इतना, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए पर पैसेंजर। अच्छा, मैं अपने भाई को बोलूँ यार तू भी चल ले मेरे साथ, तो फिर दुगना हो जाएगा। हाँ, फेयर दुगना हो जाएगा। यूनिट की चेंज है ना यहाँ पे यूनिट क्या है? पर पैसेंजर। अब यहाँ पे 2 पैसेंजर हो गए तो मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर मैंने अपने भाई के दोस्त को भी ले लिया तो पर पैसेंजर मल्टीप्लाइड बाई 3। तो समझ आई बात? अच्छा, अब बात करते हैं मेट्रो की। मेट्रो का चार्जिंग यूनिट क्या है? मेट्रो का चार्जिंग यूनिट है पर पैसेंजर
पर किलोमीटर। उसका रीजन ये है कि कौन सा पैसेंजर कौन से एंट्री पॉइंट से चढ़ेगा और कौन से एग्जिट पॉइंट पे उतरेगा, ये बात मेट्रो को नहीं मालूम। ये बात उसके उतरने के बाद पता पड़ेगी कि चढ़ा तो यहां से था ये और उतर रहा है यहां पर। उसके बेस पर उसके कार्ड में से पैसे कम हो जाएंगे। जब वो कार्ड को टच करेगा, स्वाइप करेगा और चले जाएगा, तो पैसे उतने कम हो जाएंगे। तो ये क्या है? पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो ट्रांसपोर्ट की 3 यूनिट है। एक तो यहां पे लिखी है पर पैसेंजर पर किलोमीटर, एक है पर पैसेंजर, ये बस में लगती है, फ्लाइट में लगती है पर पैसेंजर, और एक है आपकी पर किलोमीटर, ये लगती है टैक्सी के अंदर। तो एग्जाम के अंदर ये देखो, ब्रिक मेकिंग पर 1000 ब्रिक्स, एक बार में 1000 ईंटों का रेट वो आपको दे रहा है। कोल माइनिंग पर टन, इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट आवर। अब इसे एजुकेशन की बात करते हैं, जिस फील्ड के अंदर मैं हूं, एजुकेशन। तो यहां पर क्या होता है? पर स्टूडेंट, जैसे हमारा क्या है? पर इनरोल्ड स्टूडेंट। यानी कि हमारा चार्जिंग पॉइंट क्या है? हम किस बेस पर बच्चे से, स्टूडेंट से पैसा लेते हैं? स्टूडेंट के बेस पर। अगर एक बच्चा क्लास करेगा तो एक बच्चे की पेमेंट ये है, अगर 2 करेंगे तब दुगनी हो गई, 3 करेंगे तब 3 गुनी, 4 करेंगे तब 4 गुनी। यानी पर स्टूडेंट हम फीस चार्ज करते हैं। चार्जिंग पॉइंट क्या है? पर स्टूडेंट। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, पर कोर्स कॉलेज में होता है, बीकॉम करना है, बीए करना है, बीएससी करना है, पर कोर्स। और कुछ ऐसा भी करते हैं पर सक्सेसफुल स्टूडेंट। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं कि फेल हो गए तो पैसे वापस कर दूंगा, वही लोग हैं ये। यानी कि पास अगर हो गए तभी पैसे रखूंगा। हालांकि ऐसा गारंटी कोई ले नहीं सकता, लेकिन हिंदुस्तान है साहब, बोल दिया, फेंक दी, निकाल दिया। तो कुछ लोग ऐसे भी चार्ज करते हैं। हॉस्पिटल में कैसे होता है? पर पेशेंट पर डे, इसको पर बेड पर डे भी कह सकते हैं, बट अच्छा लगता है पर पेशेंट पर डे। तो एग्जाम के अंदर ये एज इट इज एग्जाम्पल उठ के आ गया 5 नंबर का। उसके बाद अगला पॉइंट, कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर, जरा सोचो इसके बारे में क्या होता है ये, और वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो मैं पानी पी लेता हूं। कर दिया कमेंट? कॉस्ट ड्राइवर, कार ड्राइवर मतलब वो व्यक्ति जो कार को चला रहा है। कॉस्ट ड्राइवर मतलब वो ड्राइवर जो कॉस्ट को चला रहा है। चला रहा है मतलब कॉस्ट को ऊपर नीचे कर रहा है। तो कॉस्ट ड्राइवर नॉर्मली क्या होता है? लेवल ऑफ एक्टिविटी, या कह लीजिए वॉल्यूम। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी टोटलिटी के अंदर। नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा प्रिंट होंगी तो बिल ज्यादा आएगा बुक वाले भैया का। तो यह है कॉस्ट ड्राइवर। अगला पॉइंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी के ऊपर आपको मैं कहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी खुद लें। इस पॉइंट को समझाने से पहले आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। बैलेंस शीट में हमने बहुत बार पढ़ा है एसेट लायबिलिटी। एसेट लायबिलिटी, एसेट मतलब वो जो कुछ ला कर दे, कुछ कमा कर दे। लायबिलिटी मतलब वो जो कुछ कमा के ना दे, बोझ बनकर लटका रहे। तो आपको अपने घर की एसेट बनना है। आप अपने घर में देखो, आपके कितने फैमिली मेंबर हैं, उनमें से कौन कौन घर के लिए एसेट है और कौन कौन घर के लिए लायबिलिटी है। तो जो लायबिलिटी है उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो कैसे अपने आप को एसेट में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि सभी अगर अपने आप को एसेट में कन्वर्ट कर लेंगे तो पूरे के पूरे घर को इसका फायदा होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेंगे तो ये चीज संभव है। अगर अभी तो एज कम है, उम्र कम है आपकी, तो इस टाइम पर आप अपने घर की एसेट कैसे बन सकते हैं? भरपूर मेहनत करके। भरपूर मेहनत करो, मेहनत में कमी मत करो, इतनी मेहनत करो कि रिजल्ट अच्छा आए।
खुद को करो बुलंद इतना कि तकदीर के आने से पहले खुदा खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सुना है आपने डायलॉग? तो करो खुद को बुलंद। जब भी पढ़ाई करने का मन ना करे तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। सोचो क्या आपने अपनी जिम्मेदारी ले ली है? क्या आप अपने पैरों पर खड़े हो चुके हो? और अगर आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो, इसका मतलब है किसी के कंधों पर आप लटक रहे हो। बात कड़वी है, शायद चुभेगी, बट अभी आपकी बहुत छोटी एज है। इस एज में अगर इस बात को आप समझ गए कि एसेट बनना कितना फायदे की बात होती है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, तो आगे आप एसेट्स बनेंगे अपने घर की, ना कि लायबिलिटी। अभी आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पढ़ाई के प्रति 100% डेडिकेशन। जब भी पढ़ाई करने का मन ना करे, अपनी मदर को देख लो, अपने फादर को देख लो। आपकी मदर जो 16 घंटे काम करती है घर के अंदर, बिना किसी इंसेंटिव के, कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई होली दिवाली त्योहार नहीं, 24 घंटे बस एक ही ध्यान, बच्चों का, परिवार का। तो जब वो बिना किसी मोटिवेशन के आपके लिए इतना कुछ कर रही है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी अपने आप को एसेट में कन्वर्ट करके अपनी फैमिली के लिए कुछ करें? यही बात बोलता है रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कि जिम्मेदारी लें। अब डिपार्टमेंट्स को इस पॉइंट के हिसाब से 4 कैटेगरी में तोड़ा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस बात को जानती हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो बेटे हैं, हमारी जो बेटियां हैं, इनको हमें एसेट में कन्वर्ट करना होगा। अगर इनमें से कोई भी ऐसा रह गया जो कि कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो वो कंपनी के लिए दुखदाई रहेगा। तो उन्होंने अपने हर डिपार्टमेंट को उसके काम के आधार पर, उसकी जिम्मेदारी के आधार पर एक नाम दिया और उसको बता दिया कि तेरी ये जिम्मेदारी है। कुछ को बोला कॉस्ट सेंटर। इनका काम होता है कंपनी में लग रही कॉस्ट को कम करना, कोशिश करते रहना कि अगली बार जब प्रोडक्शन करें तो कॉस्ट पर यूनिट पिछले बार वाली प्रोडक्शन से कम आए। तो क्या जिम्मेदारी है इनकी? कॉस्ट को कम करना। हालांकि कॉस्ट को इनकर भी यही करते हैं, बट इंश्योर करते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट हमेशा कंट्रोल में रहे। अगर ये अपनी ड्यूटी भली भांति कर पाए, 10 रुपए की कॉस्ट पे बनने वाला आइटम 9 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बना पाए, तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ले लिया है और ये कंपनी के लिए बन गए हैं एसेट। दूसरा है रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर मतलब वो डिपार्टमेंट जो कंपनी की सेल्स करने में कंपनी की मदद करता है। इसके अंदर आते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग सेल्स पर्सन। उनको यह बता दिया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी है कंपनी के लिए सेल्स करना। अगर अपनी प्रीवियस सेल्स डेटा को ये ब्रेक कर दें, प्रीवियस सेल्स रिकॉर्ड को ये ब्रेक कर दें, तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया है और ये अब कंपनी के लिए एसेट्स हैं। जितना सेल को ये बढ़ाएंगे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तीसरा है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर का काम है प्रॉफिट जनरेट करना, इस बात को इंश्योर करना कि कॉस्ट पर यूनिट कम रहे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ज्यादा रहे और प्रॉफिट बढ़ जाए। फोर्थ है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर की जिम्मेदारी होती है कि इन्वेस्टमेंट कम से कम कॉस्ट पर करना और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को जस्टिफाई करना। रिटर्न ज्यादा रहे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहे। अगर ऐसा हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट सेंटर ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी ली है और ये कंपनी के लिए एसेट है। तो ये था आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। डिटेल में आप स्टडी मैट के नीचे दिया गया, इसे पढ़ सकते हैं। चलो ये वाला पॉइंट भी कर लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो, हमें कमियां निकालने की हैबिट है, हिंदुस्तानी कल्चर। कॉस्ट अकाउंटिंग के फायदे गिना गिना के जुबान थक गई और अब क्या बोल रहे हैं? लिमिटेशन। ये तो की बात हो गई कि एक व्यक्ति 16 घंटे पढ़ाई करता है, खूबी हो। अब लिमिटेशन, सिर्फ 8 घंटे सोता है, बीमार ना पड़ जाए। तो ये वही तरीका है। तो लिमिटेशन है, जबरदस्ती है, करना पड़ता है। एग्जाम में नंबर लाने तो करना ही पड़ेगा। क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन है, हालांकि ये कैटेगरी सी क्वेश्चन है। चलो, लिमिटेशन नंबर 1, एक्सपेंसिव। भाई जब कॉस्ट अकाउंटेंट को रखोगे, उससे काम कराओगे, सैलरी पे नहीं करोगे उसको आप। ये क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंसिव, खर्चा तो हो गई। रिक्वायरमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन। कॉस्ट अकाउंटिंग से निकाला गया प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाले गए प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। रिकंसिलिएशन चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो बोलो सर रिकंसाइल करना पड़ेगा, तो वो तो करना ही पड़ेगा।
इसमें गलत क्या है, वो तो करना ही पड़ेगा। बट ये भी क्या बताया इसने, कमी। ठीक है भैया। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, बोलता है वही कॉस्ट हमारे ट्रेडिंग पीरियड में भी आती है, वही कॉस्ट यहां पर भी आती है, एक काम 2 बार कर रहे हैं हम। हाँ तो करनी पड़ेगी ना, उसका पर्पज है प्रॉफिट निकालना, इसका पर्पज है कॉस्ट निकालना, दोनों के पर्पज डिफरेंट है तो काम डिफरेंट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कमी है, निकाल दीजिए। इनएफिशिएंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली तो क्या बात पूरी हो गई? नहीं, उसके ऊपर काम भी तो करना पड़ेगा। आपने प्लानिंग बना ली तो क्या बात पूरी हो गई? नहीं, उस पर काम भी तो करना पड़ेगा। प्लानिंग बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। आपने निकाला 16 घंटे पढ़ना है तो भाई कैसे पढ़ना है, ये भी निकाला तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो इसे क्या बोल रहे हैं लोग, इनएफिशिएंसी, कि प्लानिंग बनाने से पढ़ाई नहीं हो जाती, तो कहां से होगी पढ़ाई? पढ़ाई हो ही नहीं सकती। पहले प्लानिंग बनाओगे फिर खुद इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। वैसे ये बोलता है कि कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट को एस्टिमेट कर लेने के बाद कंट्रोल कॉस्ट के ऊपर अपने आप से नहीं आ जाता, करना पड़ता है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। बट क्योंकि स्टडी मैट के अंदर इसको लिमिटेशन के रूप में दिखा रखा है, तो हाँ साहब लिमिटेशन है ये। तो ये वीडियो का लगभग समय हो चुका है। तो अपनी कैटेगरी ये वाली थ्योरी क्वेश्चन काफी सारी कर लिया आज। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करना, कमेंट करके बताना क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर वीडियो को आप स्पीड में देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के अंदर ऑप्शन होता है, इसको 1.25 टाइम्स कर लो, 1.5 टाइम्स कर लो, स्पीड में देख लो। तो थ्योरी हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे, सारी थ्योरी हम कवर करेंगे, सारे ऑल कैटेगरी ए थ्योरी क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे डिटेल के अंदर, हर बात को फील करते हुए। समझने की बात नहीं कर रहा हूं, समझने से ऊपर की बात कर रहा हूं, समझने से ऊपर की, वो था ना कि सुपर से भी ऊपर, तो वही वाला है, समझने से भी ऊपर, फील करना। अगर एक बार इन बातों को फील कर गए, फील करना मतलब दुखी होना नहीं, फील करना कि अच्छा हाँ महसूस हो रहा है कि हाँ ये बात तो सही है, हाँ ये बात तो गलत है। स्टडी मैट में जो दिया है उसको भी आप एनालाइज कर पाओ। जैसे यहाँ पर लिमिटेशन की बात करी मैंने, कि बोल रहा है रिकंसाइल तो करना पड़ेगा, अरे तो वो तो करना ही पड़ेगा। ये क्या बात हुई, रिकंसाइल भी नहीं करना चाहते, अब बोलो भी बैंक बैलेंस है और बैलेंस ऐसे कैश बुक है, रिकंसाइल करना पड़ता है, तो वो तो करना ही पड़ेगा रिकंसाइल। चलिए तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।